नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में आपका स्वागत। लगातार आपको लोकसभा क्षेत्रों की तस्वीरें बिहार के भी बता रहे हैं और आज आपको बताएंगे बेगूसराय लोकसभा की क्या है तस्वीर, कितनी वहां कुल आबादी है, कितने वोटर हैं, किस जाति की कितनी संख्या है और 2019 में और उसके पहले 2014 में कौन वहां के प्रत्याशी थे, वोटों का समीकरण क्या है, तमाम वो बात जो आपके लिए जानना है जरूरी। सुमन जी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। सुमन जी, बेगूसराय में सबसे पहले हम चाहेंगे कि जातीय समीकरण क्या है वो आप बताएं। देखिए, बेगूसराय की पहचान दो कारणों से होती है। पहला कारण, बेगूसराय को भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। भूमिहारों का गढ़ के रूप में बेगूसराय की पहचान होती है। दूसरा, वामपंथियों का गढ़ लेनिनग्राद। ये दो चीज को बेगूसराय से आप अलग नहीं कर सकते। तो आपने देखा भी होगा कि पिछली बार के चुनाव में उसी लेनिनग्राद पर जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लाया गया था, इसी उम्मीद में कि लेनिनग्राद की जो लौ धीमी पड़ गई है उस लौ को कन्हैया कुमार जलाएंगे। काफी चर्चा हुई थी। कन्हैया कुमार के आने से पहले आपने देखा था कि फिल्म जगत के और दिल्ली बॉम्बे के काफी कलाकार और काफी बड़े बड़े नामचीन लोग भी आए थे कन्हैया कुमार के समर्थन में। लेकिन अंततः आप देखिएगा कि हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले गिरिराज सिंह, जिनकी पहचान जो अभी बेगूसराय के सांसद हैं, जिनकी पहचान बिहार क्या आप कहें तो देश के एक बड़े हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी चेहरे के तौर पर हो जाती है, नरेंद्र मोदी के अनन्य भक्त में गिनती होती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो जहां तक मुझे याद है कि सबसे पहला आदमी गिरिराज सिंह ही हुआ करते थे जो ये कहते थे, लगातार कहते थे कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की बागडोर सौंपनी होगी। तो वो हार्डकोर हिंदुत्ववादी गिरिराज सिंह अभी वहां के सांसद हैं। और मैं इसके आगे और आपको एक दो मजेदार चीजें बताना चाहता हूं, आपको और आपके अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। लेकिन उस सीट से कन्हैया कुमार को 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 4,22,000 वोटों से गिरिराज सिंह ने हराया था। ये मतलब कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। 4,22,000 वोटों से बड़ा अंतर है, काफी बड़ा अंतर है। जी, तकरीबन 6 लाख के आसपास में वोट लाया था उन्होंने। सॉरी, 6 लाख कर रहा हूं, 6,92,000 वोट लाया था गिरिराज सिंह ने। और कन्हैया कुमार 2,70,000 वोट, 2,69,000 वोट के आसपास में समेट दिया था। कन्हैया कुमार उस समय सीपीआई के प्रत्याशी थे, हालांकि अभी वर्तमान में तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए हैं, नेता हो गए हैं। और उस समय आरजेडी से तनवीर हसन साहब चुनाव लड़े थे और उनको 1,98,000 तकरीबन 2 लाख के आसपास में वोट आया था। बहुत सारे जानकार लोग कहते थे उस समय कि अगर आरजेडी और सीपीआई ये दोनों अलग अलग चुनाव नहीं लड़ता तो गिरिराज सिंह को अच्छी टक्कर दे सकता था। लेकिन अच्छी टक्कर ही दे सकता था ना, दोनों मिल करके भी तो उसके करीब भी नहीं जा पा रहा है। दोनों मिलके उतना वोट भी नहीं ले पाया जितना वोट से उस 4 लाख के आसपास में उन लोगों को वोट आया, 4,70,000 के आसपास में, और 4,22,000 वोट से तो गिरिराज सिंह इलेक्शन ही जीत गए। जी, इलेक्शन ही जीते। काफी मायने रखता है। इतना ज्यादा अंतर से जीतने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह की छवि और मोदी का चेहरा। नहीं, इसमें एक दो चीज को मैं और अपने तरफ से ऐड करना चाहता हूं। हालांकि मुझे लगता है कि 2-4 लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करना है। बिहार में एनडीए के टोटल 39 सांसद हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन 39 सांसद में अगर सबसे अभागा और दुर्भाग्यशाली, जो हम लोग देहाती में कहते हैं ना कि अरे ये तो अभागा है, तो उस अभागा के श्रेणी में हमको लगता है कि गिरिराज सिंह टॉप नंबर पर है। उसका कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए, आपको याद होगा कि 2014 में जब गिरिराज सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी तो उस समय गिरिराज सिंह नवादा लोकसभा से लड़े थे, ठीक है, जबकि हमारी जहां तक जानकारी है वो नवादा जाना नहीं चाह रहे थे।
मैं उसी पर आगे आ रहा हूं। और गिरिराज सिंह उस समय लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे नवादा नहीं जाना है, मैं बेगूसराय से ही लड़ूंगा, मैं बेगूसराय में कंफर्टेबल महसूस करूंगा। लेकिन उनके विरोध के बावजूद उनकी पार्टी के नेताओं ने उनको नवादा भेज दिया। अच्छा, 2014 में जब वो नवादा से जीत गए और 2019 में उन्होंने बोला कि भाई अब चलो, 2014 में जीते हैं, अच्छा काम किया है, तो 2019 में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वहां पर सूरजभान सिंह कार्ड ऐसा चला कि सूरजभान सिंह ने अपने भाई को लोजपा का सिंबल नवादा से दिलवा दिया और इनकी इच्छा के बावजूद नवादा से नहीं लड़े और इनको वापस बेगूसराय जाना। और फिर इनको बेगूसराय से लड़े और खैर बेगूसराय से लड़के इन्होंने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। बहुत, मैं शुरू से कह रहा हूं कि 4,22,000 के जीत को, अंतर को आप साधारण नहीं कर सकते जी। वो भी लेनिनग्राद की धरती, मॉस्को और न जाने क्या क्या बोला जाता है। वामपंथियों का अगर सबसे बड़ा कोई गढ़ है तो बेगूसराय है। वहां से गिरिराज सिंह 4,22,000 वोट से जीत गए। अब देखिए अब इसके साथ में क्या हुआ है। देखिए, गिरिराज सिंह को लगता होगा या अन्य लोगों को लगता होगा कि गिरिराज सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन आरजेडी में है, कांग्रेस में है, सीपीआई में है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि गिरिराज सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो उनकी पार्टी भाजपा में। बीजेपी के अंदर ही गिरिराज सिंह का दुश्मन है। अरे एक दुश्मन हो तो बताया जाए ना, एक दुश्मन हो तो बताया जाए। उनके तो अनगिनत दुश्मन भरे पड़े हैं बेगूसराय में, और उस सारे के सारे लोग उनकी पार्टी के ही हैं, जो इस बार चाह नहीं रहे हैं कि गिरिराज सिंह जो है फिर से बेगूसराय से लड़े। अब तो अलग अलग चर्चा होने लगी है कि भाई इनको फलानी सीट पर फिर भेज दिया जाए। मैं उस सीट का नाम नहीं लूंगा, मैं उस सीट का नाम नहीं लूंगा। दक्षिण बिहार की भी एक सीट की चर्चा लगातार हो रही है कि वहां से उनको भेज दिया जाए। कभी कोई, जब तक एनडीए गठबंधन में जदयू की वापसी नहीं आई हुई थी, तब कहा जा रहा था कि ललन सिंह के विरुद्ध इनको लड़ा दिया जाए। मतलब गिरिराज सिंह को विशुद्ध बलि का बकरा बना दिया गया है। वैसी सीट दिया जाता है जहां टक्कर ज्यादा हो और जीते तो फिर उसको चेंज कर दीजिए। अब तो देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, गिरिराज सिंह हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह को भी एक दो बात समझ लेनी होगी। आप जब मीडिया के सामने आके भाषण देते हैं तो वो कुछ अलग बात होती है, और लेकिन जब आप अपने लोगों के बीच में बैठते हैं ना, जब कैमरा ऑफ होता है, तब उस समय परिस्थितियां अलग होती। अच्छा, गिरिराज सिंह को भी एक मंथन करना चाहिए, भाजपा को भी एक चीज सोचना चाहिए और अपनी जनता को भी समझाना चाहिए। इतना हिंदुत्ववादी नेता उनको बताया जाता है, बात बात पे वो लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, और उनको लड़ाया जाता है चुनाव कहां से, नवादा और बेगूसराय। उस समय उनकी जाति याद आ जाती है लोगों को ना, कि भूमिहार है जाति के, जहां भूमिहार बाहुल्य इलाका है, अरे आप अगर हिंदुत्ववादी चेहरा के नेता बन रहे हैं, आपको लगता है कि मैं हिंदुत्ववादी नेता हूं, तो जाओ ना किसी भूमिहार, गैर भूमिहार क्षेत्र से जाके लड़ो और लड़ के जीत के दिखाओ। मतलब छवि कुछ और है, लेकिन जीतने के लिए फिर आपको भूमिहारों का ही सहारा लेना पड़ता है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बेगूसराय का इतिहास उठाकर देखेंगे तो 2009 में जदयू से मुनाजिर हसन जीते थे, नहीं तो उसके अलावा लगातार कई चुनावों से वहां भूमिहार छोड़ के कोई दूसरी जाति का आदमी जीत ही नहीं रहा है। क्योंकि 2009 में एक अलग बिहार की स्थिति बन गई थी। 2005 में एनडीए की सरकार आई थी और लोग जाति पाति से उठकर राजनीति उस समय करने की बात करना चालू कर दिए थे, जिसका नतीजा है कि मुनाजिर हसन बेगूसराय से लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टियां हिम्मत करती हैं, भूमिहार तो छोड़िए, हिंदू को भी नहीं, एक मुस्लिम कैंडिडेट को। हालांकि भूमिहारों के बाद सबसे बड़ी संख्या वहां मुसलमानों की है। मैं जातिगत आंकड़े की कुछ कर देता हूं, तकरीबन 4 से 5 लाख आबादी भूमिहार की है वहां पर। 4 से 5 लाख, जी हाँ, हालांकि इसमें बहुत तरह का लोगों का बहुत अपना अपना विचार है, लेकिन आप बेगूसराय जाएंगे, पता करेंगे, आपको खूब पता चल जाएगा। देखिए, बेगूसराय लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र, काफी बड़ा जगह है, वो काफी बड़ा क्षेत्र है, और वहां पर 4 से 5 लाख भूमिहारों की आबादी है। 2.5 लाख के आसपास में आपको, 3 लाख के आसपास में आपको मुसलमानों की आबादी है, 2.5 से 3 लाख के बीच में। इसके बाद में कुर्मी, कोयरी और धानुक समाज की भी आबादी 2 लाख के आसपास में है। यादव भी 2 लाख है। वैश्य समुदाय भी आपको करीबन 1.5 लाख के आसपास में है। दलितों की आबादी 2.5 से 3 लाख है। वहां सबसे बड़ा अगर जातीय
आंकड़ा किसी के पक्ष में है तो भूमिहारों के पक्ष में है। और भूमिहार लोग, और वहां पर सबसे बड़ा चीज और भी है, आप देखेंगे कि जैसे इस बार आपको गिरिराज सिंह जीते थे, इसके पहले चुनाव में जब 2014 में हुआ था तो उस समय भोला बाबू, हालांकि अब भोला बाबू हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका भी एक बहुत बड़ा जनाधार था। 2014 में भोला बाबू ने जीता हासिल किया था। उसके पहले 2009 के चुनाव में मुनाजिर हसन जीते थे। तो उसके पहले आप देखेंगे तो वामपंथियों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा था बेगूसराय सीट से। बेगूसराय सीट वामपंथियों का गढ़, वहां पर जो भूपति थे, जो जमींदार लोग थे, उनके विरुद्ध वामपंथियों ने संघर्ष किया। जो वहां के उस समय के जमींदार वर्ग के लोग थे वो भूमिहार जाति के थे। और सबसे मजेदार बात है कि जो संघर्ष हुआ वो भी भूमिहार जाति ने भूमिहार जाति के जमींदार के लोगों के विरुद्ध ही किया। तो बेगूसराय आप जाएंगे ना तो वहां की फिजा में एक बिल्कुल अलग ही हवा बहती है, वहां की फिजाओं में एक अलग हवा बहती है वामपंथ की और बाकी सारी चीजों की। लेकिन जब से लालू यादव का उदय हुआ और बिहार में जातीय वैमनस्यता, हिंसा और कई दूसरी चीजों का दौर चला, वहां से थोड़ा वामपंथियों की लौ जो है, उनकी जो चमक है, थोड़ी धीमी पड़ गई। अभी आपको बेगूसराय लोकसभा के क्षेत्र के बारे में, कुछ विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी बता देता हूं कि वो जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और वहां किन पार्टियों का है। तो देखिए, बेगूसराय में आपको चेरिया बेरियापुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी सुरक्षित, ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 2 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जो कि बेगूसराय शहर से कुद्दन कुमार है और सुरेंद्र मेहता है बछवाड़ा विधानसभा से। इसके अलावा मटिहानी से जदयू के राजकुमार सिंह है। तो मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि ये जदयू के राजकुमार सिंह जदयू के सिंबल पर नहीं जीते थे, ये लोजपा के सिंबल पर जीते थे राजकुमार सिंह, और बाद में इन्होंने जदयू ज्वाइन किया था। आरजेडी के 2, सीपीआई के 2 कैंडिडेट वहां पर जीत हासिल किए हुए हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखें, विधानसभा के हिसाब से देखें, तो वहां पर महागठबंधन का पलड़ा मजबूत दिखता है, क्योंकि 4 सीटें महागठबंधन के पास। जी जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं गिरिराज सिंह और लोकसभा की स्थिति के बारे में बात करने के लिए। तो देखिए, गिरिराज सिंह को मैंने जैसे पहले भी कहा कि गिरिराज सिंह को अपने घर से ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने घर के लोगों से संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है। आर.के. सिन्हा राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे उनकी अदावत जग जाहिर, सारे लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी अच्छा संबंध नहीं है। और आर.के. सिन्हा बेगूसराय से लड़ने के लिए उतावले हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं, और गिरिराज सिंह इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक आईपीएस है जिनका नाम है विकास वैभव, जो कि लेट्स इंस्पायर बिहार नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, अपना एनजीओ भी चलाते हैं, और उसके माध्यम से वो बिहार को बेहतर करने की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि 6-7 महीना पहले उनको अपने सीनियर अधिकारी शोभा उत्कर्ष से विवाद का भी मामला काफी सुर्खियां बटोरी थी उस मामले में, काफी सुर्खियों में आया। उसी समय उन्होंने ये फैसला किया हुआ था, तकरीबन 20 साल का पीरियड भी उनका हो गया है सर्विस का। तो उनको पथिक मन भी बहक रहा है, मतलब कि इधर उधर डाइवर्ट हो गया है, और वो भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से संपर्क में है। राज्य स्तर के नेताओं से वो ज्यादा संपर्क में नहीं है, केंद्रीय स्तर के नेताओं से ज्यादा संपर्क में है। विकास वैभव बहुत ही ईमानदार छवि के नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और नेता क्या, अभी आप उनको ईमानदार छवि का अफसर कह सकते हैं। जी, काफी शालीन व्यक्तित्व है उनका, कभी भी किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल जो है भाषण वो नहीं देते हैं, किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देते हैं। शोभा उत्कर्ष का मामला क्योंकि ट्विटर और फेसबुक के द्वारा कुछ उछल गया, लेकिन उसके बावजूद मीडिया फ्रेंडली नहीं है, मीडिया पर ज्यादा नहीं आते हैं। इस बार 2024 में क्या कुछ होगा, किस पार्टी के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या गिरिराज सिंह को फिर एनडीए वहां रिपीट करेगा या फिर गिरिराज सिंह को चेंज करेगा? देखिए, गिरिराज सिंह को अंदर खाने लोग लगे हुए हैं गिराने के लिए। कभी कोई उनकी उम्र की बात करता है, उम्र ना तो तय, उम्र के आधार को भी बनाकर बिहार में कुछ कैंडिडेट्स का जो है टिकट कट सकता है। अब उसमें गिरिराज सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह का माइनस कोई उम्र नहीं है। आप अगर उनके क्षेत्र में गए, उनके क्षेत्र में लोगों से बात करें, तो उनके क्षेत्र की जनता भी उनसे बहुत खुश नहीं है। उनके क्षेत्र की जनता
ये कहना है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या कोई अचीवमेंट है इनका? आप खाली भाषणबाजी किया। केवल भाषण करने से घर में राशन नहीं आने वाला है। भाषण बिल्कुल अलग चीज है। मोदी जी राशन तो बांट रहे हैं 5-5 किलो, ठीक है। आपने एज ए सांसद, एज ए एमपी क्या किया? पहली बात। दूसरी बात कि इनके अंदर में विरोधी भी लगे हुए हैं। जदयू से गठबंधन है, लेकिन जदयू के नेता चाहे नीतीश कुमार हो या उनके अधीनस्थ नेता लोग हो, उनसे भी इनकी बिल्कुल नहीं पटती है। राकेश सिन्हा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस में पैठ है, वहां वो लोकप्रिय है। अब वो क्या कर पाते हैं? बीजेपी से, जैसा मैंने बताया कि विकास वैभव भी प्रयास में है। रहा सवाल महागठबंधन, तो देखिए बेगूसराय की पहचान लेनिनग्राद के तौर पर होती है, और महागठबंधन में आप मान के चलिए कि वो सीट जब भी जाएगी तो सीपीआई को ही जाएगी। कांग्रेस और आरजेडी उस पर ज्यादा वजन डालते हुए उस सीट को लेने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सीपीआई, वाम दल, ये लोग अगर माले, आरा, सिवान और बेगूसराय नहीं लड़ेंगे, जहानाबाद नहीं लड़ेंगे, तो कहां लड़ेंगे? जदयू के जाने से तो ये लोग खुश भी है काफी कि भाई चलो बला टली, तो जदयू रहता तो नीतीश कुमार रहते तो सीट भी कम प्राप्त, सीट को लेकर के दिक्कत हो सकती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर आपको तेघड़ा के रामरतन सिंह है सीपीआई के विधायक, उनकी चर्चा भी बीच में कुछ दिन चली थी। उसके अलावा और भी 1-2 नाम है सीपीआई में, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, और भी कई तरह के नाम है। लेकिन सीपीआई को जब टिकट मिलता है ना, नाम महत्वपूर्ण नहीं रहता है, आप ये समझ लीजिए। वो एकदम सेंटर बेस्ड पार्टी है, वहां पर नाम से ज्यादा उनका सिंबल चलता है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी सूची में बेगूसराय का जिक्र किया है, क्योंकि कांग्रेस का जो आधार वोट है और भाजपा का जो आधार वोट है वो बिल्कुल लगभग बराबर है। तो कांग्रेस भी है कि अगर हम कोई दमखम वाला प्रत्याशी जो है, भूमिहार प्रत्याशी को अगर वहां से लड़ाते हैं तो वहां से हम विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन सीपीआई के रहते कांग्रेस के दावे में मुझे बहुत और कमजोर लग रहा है जी। तो माना जाए ना कि गिरिराज सिंह के लिए भी इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में ही, जब आप बता रहे हैं कि विरोध है, उनकी पार्टी से कई चेहरे इस बार हैं, तो इस बार भी गिरिराज सिंह को हो सकता है कि जगह चेंज कर दिया जाए। देखिए, मैंने शुरू में बोला आपको कि एनडीए के 39 सांसदों में अगर सबसे अभागा सांसद कोई है तो आज के डेट में मुझे गिरिराज सिंह जी का ही नाम दिखता है। गिरिराज सिंह के एक शत्रु रहे तो शायद उनसे आप पार पाए, आप उनसे लड़ सके, लेकिन यहाँ उनके पग पग पर, कदम कदम पर, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल शत्रु दिखाई दे रहा है। और कौन किधर से डसेगा उनको भी अंदाजा नहीं है। अगर मेरी वो बात सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ नहीं, ये आदमी कुछ सही बात कह रहा है। उनकी सीट खतरे में है, ये तय बात है। अब यहां से उनका राउंड चालू होता है कि वो ऐसा क्या करते हैं कि बेगूसराय की सीट को अपने बचा लेते हैं। वरना मैं अपने तरफ से कह रहा हूं कि बेगूसराय की सीट उनकी खतरे में मैं देख रहा हूं जी। चलिए, धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर बेगूसराय की जो इस बार की जो लड़ाई है वह एनडीए के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप विधानसभा वाइज भी देखते हैं तो महागठबंधन का पलड़ा भारी है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 4 पर महागठबंधन का कब्जा है, 3 पर जदयू और बीजेपी का कब्जा है। और वैसे भी गिरिराज सिंह ने कोई खास वैसा काम नहीं किया है एज ए सांसद, एज ए केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के लिए। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी बेगूसराय में कुछ गुल खिलाती है, या सीपीआई जो कि उसका गढ़ माना जाता है। सीपीआई में सुमन जी ने बताया भी कि कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, कोई भी कैंडिडेट हो, सिर्फ सिंबल काम करता है। वैसे में बेगूसराय को अपनों की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बेगूसराय के जो अभी वर्तमान में सांसद है गिरिराज सिंह, उनको अपनों की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पार लगाता है एनडीए के प्रत्याशी का या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।